चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, दैट मीन्स मैटर इन आवर सराउंडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके फाइनली आपके बीच में सेकेंड लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, क्लास 9 के साइंस में जैसा कि आप जानते हो इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे फाइनली कि एक पदार्थ में अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। यानी ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, या द्रव का ठोस में, या गैस का ठोस में, राइट। इस प्रकार से हम देखेंगे, इसमें कुछ सम बेसिक पॉइंट की बातें करेंगे, कुछ टर्म की बातें करेंगे, जैसे मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके साथ बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये सब टर्म उसमें यूज किए जाते हैं एक स्टेज कन्वर्जन में, ठीक। इसके अलावा कुछ बात करेंगे टेम्परेचर को लेकर के, और इसके साथ आज का लेक्चर क्लोज हो जाएगा, राइट। बच्चों, आपको बता दें, इसके पहले लेक्चर अगर आप कवर नहीं किया तो आप उसे जरूर कवर करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करें, फटाफट आपका चैनल खुल जाएगा, ठीक है। वीडियो प्ले हो जाएगा और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सबसे पहले पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, इस चीज को विचार करेंगे। आप जानते हो कि बच्चों, जब भी अवस्था परिवर्तन की बातें आती हैं, जहां तक बात करते हैं अवस्था परिवर्तन को लेकर के, तो अवस्था परिवर्तन तभी होगा जब उसमें फैक्टर आएंगे, ठीक है। यानी एक अवस्था का परिवर्तन होना, एक ठोस का द्रव में, एक द्रव का गैस में, एक गैस का ठोस में, एक गैस का द्रव में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो एक अवस्थाओं के परिवर्तन करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। यानी यूं बोलेंगे कि जब किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ बच्चों, जो फैक्टर काम करता है, जो फैक्टर काम करता है, जो भूमिका निभाता है, वो होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भूमिका निभाता है, ठीक है। बिना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाए बगैर अवस्था परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो यहाँ बच्चों सारा खेला टेम्परेचर का है, सारा कमाल टेम्परेचर का है, सारा कमाल प्रेशर का है। तो आइए आपको बताते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से, ठीक है। यानी कुछ ऐसा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं। ये एक मॉडल कर सकते हैं या 3 ठो गोला कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हो क्या रहा है वास्तव में, इसको आप ले लेते हो गैस, ठीक है। गैस अज्यूम करें, ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है। और ये क्या है? ये है लिक्विड। अब आप जानते हो कि जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जीएस होता है, दैट मीन्स जनरल स्टेट, वाट, सॉलिड, क्या होता है? सॉलिड, वाट, लिक्विड, ठीक है, वाट, गैस, ठीक है। ये बातें क्लियर। तो जब भी जीएस की बात होती है, जब भी जनरल स्टेट की बात होती है एक मैटर के लिए, तो वहां पर हमेशा आप बोलिएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट विच इज थ्री, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। अब बात आती है बच्चों, अब बात आती है कि एक सॉलिड लिक्विड में जब जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो इसका हम नाम देते हैं गलन। क्या नाम देते हैं? गलन, ठीक है। और यहाँ पे एक और लॉजिक वाली बात है, कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ है तो इस प्रोसेस को हम गलन कह रहे हैं। और जब लिक्विड से क्या होगा? सॉलिड में होगा, तो इसे कहेंगे हेमीकरण। क्या बोलेंगे? हेमीकरण, ठीक है। क्या बोलेंगे? हेमीकरण। क्या बोलेंगे? हेमीकरण, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बातें क्लियर है। अब यहां बात करते हैं बच्चों कि एक लिक्विड से गैस में हो रहा है, ठीक है। एक लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस हो रहा है। तो यहाँ पे जब लिक्विड कोई गैस में जाएगा तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण या वाष्पन, ठीक है। और रिवर्स करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक गैस किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। तो बच्चों, जब कोई गैस लिक्विड में जाता है तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाट संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन, ठीक है, संघनन बोलेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब यहां अगर इसको देखा जाए तो एक सॉलिड गैस में हुआ, ठीक है, तो ऐसे कह दिए, ठीक। तो यहां पर जब एक सॉलिड गैस में होता है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी एक ठोस किस में बदल जाए? सीधे गैस में बदल जाए, क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। और जब एक गैस ठोस में बदले तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दृढ़ीकरण। क्या बोलेंगे? दृढ़ीकरण, ठीक है। कितनी बातें क्लियर है। तो यह है एक फाइनली अवस्था परिवर्तन का मतलब। यह है एक जीएस, यह एक जनरल स्टेट। क्या है? यह एक जनरल स्टेट, यानी कि मैटर के लिए, पदार्थ के लिए जो तीनों अवस्थाएं होती है, जो सामान्य अवस्थाएं होती है, जो भौतिक अवस्थाएं होती है,
ठोस द्रव जो गैस होती है उनका आपस में कन्वर्जन है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें जो यूजेस होने वाले कुछ टर्म है, यानी कि जो प्रोसेस हो रही है, जैसे दैट मीन्स गलन क्या है, ठीक है, हिमीकरण क्या होता है, और गलन हिमीकरण मैंने आपको पहले बोल दिया, ये जो भी प्रोसेस अगर संभव है, अगर ये प्रोसेस संभव है, ठीक है, तो ये टोटल डिपेंडेंट होता है किस पर, फैक्टर पर होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये बहुत बड़ी जरूरी है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका टेम्परेचर क्या है और इसका प्रेशर क्या है। ये दो चीजें आपको अनिवार्य है, ये दो चीजें अगर न रहे तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्म की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर गलन की बात करते हैं, तो यहाँ बच्चों गलन वास्तव में होता क्या है, चलिए विचार करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे वास्तव में गलन, ठीक है, गलन एंड गलनांक, ठीक है, गलन एंड गलनांक, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, गलन एवं गलनांक। एक बार ध्यान देंगे, गलन का मतलब है गलने से और गलनांक का मतलब है एक पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिस पे वो गलेगा, ठीक। तो बच्चों जब जब गलन की बात एक है तो आप समझ जाइएगा एक प्रोसेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। और गलनांक मतलब होता है टेम्परेचर, यानी जिस ताप पर वह क्रिया हो रही है, वह काम हो रहा है, ठीक। तो गलन का मतलब प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, और गलनांक का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि वह ताप, ठीक। तो सिंपली बच्चों, सिंपली होता क्या है कि एक ठोस, दैट मीन्स ये ले लिया आपने ठोस, ठीक है, और यहाँ पर सपोज बर्फ का क्रिस्टल है या बर्फ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली बच्चों अब यहाँ पे देंगे टेम्परेचर, ठीक है, क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, वाट, यहाँ पे इसको करेंगे हीट, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, या यूँ बोले इसको हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, जो कि क्या होगा, लगभग लगभग आप जानते हो 25 डिग्री सेल्सियस, या यूँ बोले इससे भी अधिक आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, 25 या 25 से अधिक, ठीक। तो उस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, उस पॉइंट पे ये जो ठोस है, ये जो सॉलिड है, ये जो आप सॉलिड लिए हो, ये जो ठोस लिए हो, ये पार्टिकल में अलग अलग पॉइंट के रूप में, यानी कि जल की बूंदों के रूप में, अगर ये बर्फ का टुकड़ा है तो ये जल की बूंद के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दैट मीन्स ये जल के अणु है, H2O के अणु है, क्या है, H2O के अणु है, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये बर्फ है, क्या है, ये सिंपली क्या है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है, तो यहाँ पर बर्फ हमेशा टूटेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रकार बच्चों बोल सकते हो कि जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं, दैट मीन्स जब एक टेम्परेचर देते हैं, तो वह सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह लिक्विड में कन्वर्ट, किस में होता है, वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वह लिक्विड में बदल जाता है, सिंपली बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि एक ठोस का द्रव में बदलने की जो क्रिया हो रही है, उसी को हम बोलेंगे गलन, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया हो रही है उसे हम बोलते हैं गलनांक। क्लियर है, बोलिए, खत्म हुआ। एक बार और दोहराते हैं, गलन किसी ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, तथा जिस ताप पर जिस न्यूनतम ताप पर, ठीक है, यह क्रिया होती है, गलन की प्रक्रिया होती है, उसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम ताप लगभग 25 होता है, आप 25 से थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लेकिन 100 से कम ही रहना चाहिए, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, 25, 35, 45, ठीक है, अदरवाइज। तो यह बच्चों बहुत जल्दी भूमिका निभाता है टेम्परेचर, ठीक। तो यह रहा एक गलन और गलनांक का मतलब। अब यही हम देखेंगे फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमीकरण क्या है और हिमांक क्या है, इन दोनों का बात हम करेंगे एक साथ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हिमीकरण एवं हिमांक, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं हिमीकरण एवं हिमांक की बात करेंगे, ठीक है। हिमीकरण एवं हिमांक की बात अगर करें तो क्या होगा, हिमीकरण को बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं फिर, ठीक है, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमीकरण का मतलब है हिम करने वाला, यानी कि बर्फ बनाने वाला, यानी कि जमाने वाला। हिम का मतलब होता है जमने से, यानी हिमीकरण का मतलब होता है जमने की प्रक्रिया, क्या बोलेंगे, जमने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या बोलेंगे,
जमने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिंपली हिमीकरण बोलते हैं, ठीक है। और हिमांक का मतलब होता है टेम्परेचर, ये तो सिंपल रहेगा। तो जब जब अंक की बात करेगा तो वो टेम्परेचर होगा। तो जिस ताप पर वो जमेगा, कौन चीज जमेगा? एक लिक्विड किस में हो जाएगा? ठोस में हो जाएगा, ठीक। यानी यहां पर अगर इसका थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो एकदम सेम है कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में गया है तो गलन बोले हैं, और लिक्विड गया है सॉलिड में तो इसको हिमीकरण बोल रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल सिंपल सी बात, एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड में था तो बर्फ का टुकड़ा है, ठीक, और इसको जब हीट कर रहे हो तो किस में हो रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु में हो जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जा रहा है, वो लिक्विड हो जा रहा है, ठीक। तो एक सॉलिड से लिक्विड में आप कन्वर्ट कर लिए टेम्परेचर के माध्यम से, ठीक। उसी प्रकार एक लिक्विड को आप सॉलिड कर लोगे किसके माध्यम से? टेम्परेचर के माध्यम से, ठीक है। यानी 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 यहाँ पे ऑलरेडी क्या थे? लिक्विड पार्टिकल, ठीक है। ये क्या है? लिक्विड है, ठीक है। ये क्या है? ये सिंपली बच्चों लिक्विड है, ठीक है। ये क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पे देंगे टेम्परेचर, दैट मीन्स यहाँ पे देंगे टेम्परेचर। क्या देंगे? टेम्परेचर। एक बात आपको बता दें, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते हो ये बर्फ का पोजीशन होता है, और वास्तव में एक और टेम्परेचर होता है बर्फ के पोजीशन के लिए 4 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और इसके अलावा अगर हम इसको बढ़ाते हैं, दैट मीन्स वाट, यहाँ पे माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस कर दिए, माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बर्फ का जो पोजीशन है उतना ही ज़्यादा हाईली होता जाएगा, ठीक है। यूँ बोले उतना ही ज़्यादा वो सॉलिड होता जाएगा। तो एक लिक्विड किस में हो गया? सॉलिड में हो गया भैया, सिंपली किस में हो गया? सॉलिड में। ये क्या हो गया? सॉलिड में। अब समझने वाली बात क्या, जरा विचार करें। यहां पर एक सॉलिड लिक्विड में हुआ और एक लिक्विड सॉलिड में हुआ, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का कमाल। तो अब ये टेम्परेचर और जो प्रेशर है ये वास्तव में करता क्या है? ध्यान देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर का काम बस एक ही होता है कि इनके अंदर जो अणुएं होती हैं, जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, जो चिपके होते हैं, आप पढ़े हो ठोस द्रव गैस में तीनों मंत्र के साथ कि जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे से इंट्रामॉलिक्यूलर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जब आप टेम्परेचर देते हो एक ठोस को जो कि पूरा अट्रैक्शन द्वारा चिपका होता है, और जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो तो यह अट्रैक्शन यानी कि इनके अणु के बीच में दूरियां अधिक होती जाती है, अणु के बीच में दूरियां अधिक होती जाती है, यानी आकर्षण बल कम होता जाता है। और जब जब आकर्षण बल कम होता जाता है तो वो अणु स्वतंत्र होने लगते हैं, वो अणु टूटने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हिमीकरण यानी कि जमना, जब एक लिक्विड ठोस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर यह होता है उसे हम कहते हैं हिमांक, सिंपली। तो वास्तव में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब यहाँ पे टेम्परेचर दिया जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैक करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि इनके अंदर की दूरियां घटती जा रही, और एक अणु दूसरे अणु को, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को चिपका रहा है, ठीक, टेम्परेचर के माध्यम से, ठीक है। और उनके अंदर जो आकर्षण बल है वो हाई हो रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन फोर्स, व्हाट, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन हाई हो रहा है, ठीक है। यू बोले क्या हो रहा है? हाईली हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है। और हाई की वजह से क्या हो रहा है? इनके अणु पास पास होने लग रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो दूरियां है वो घटती जा रही है। गैप क्या है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जब गैप समाप्त होगा तो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। और जहां से गैप ज्यादा होगा, आप तो जानते हो ठोस द्रव गैस में गैप सबसे किसका अधिक होता है? गैस का होता है, ठीक है। और गैप सबसे कम किसका होता है? बिल्कुल ठोस का होता है, सॉलिड का होता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वथन एवं क्वथनांक को लेकर के, ठीक है। क्वथन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर भी एक प्रक्रिया की बातें होंगी, ठीक है। और क्वथनांक का मतलब होगा टेम्परेचर से, दैट मीन्स ताप से, वह ताप क्या है, ठीक। तो बच्चों आपको बता दें, क्वथन को समझने के लिए, बॉयलिंग को समझने के लिए आपको सिंपली अपने डेली लाइफ में जाना पड़ेगा। यानी आप सभी जानते हो और आप सभी ने द्रव को जरूर हीट किया होगा, एक पानी को आपने जरूर गर्म किया होगा। वास्तव में होता क्या, जब आप पानी को गर्म करते हो तो वहां पर लगातार गर्म करते करते वहां पर एक समय ऐसा आ जाता है कि वह ताप स्थिर हो जाता है और उस द्रव के भीतर बुलबुले आना शुरू होने लगते हैं। यस, आपने सही सुना। जब आप द्रव को लगातार हीट करोगे, जब लगातार आप गर्म करोगे तो सबसे पहले छोटे छोटे बिंदी टाइप दिखा देंगे, और वही जब वो टूटते हैं
तो वो बड़े बड़े बुलबुले टाइप के बनने लगते हैं द्रव के भीतर। तब होता है जब वह ताप स्थिर हो जाता है, अस्थायी बन जाता है। यानी जिस ताप पर वो द्रव के भीतर बुलबुले आने लगते हैं उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। और जो है प्रक्रिया होती है किसी द्रव के भीतर बुलबुलों के आने का, उसको हम बोलते हैं सिंपली क्वथन। एक बार और समझेंगे, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वहां पर उसका ताप बढ़ने लगता है। लगातार द्रव को गर्म करते रहने पर एक समय ऐसा पोजीशन आ जाता है, एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे द्रव का जो तापमान है वह स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है और द्रव के भीतर बुलबुले उठने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं। किसी द्रव के भीतर बुलबुलों का बनना क्वथन कहलाती है। और जिस ताप पर यह क्वथन होता है, जिस ताप पर द्रव के भीतर बुलबुले बनते हैं, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। सिंपल सी बात। चलिए बच्चों, तो यहाँ सिंपली अगर हम बात करते हैं कि आपने कंटेनर लिया, ठीक है, और यूं 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 वाटर भरा यूं करके, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या किया, इसको हीट किया। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, सबसे पहले हीट किया। और हीट करने पर क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे वास्तव में क्या हुआ, यहाँ पर द्रव के जो पार्टिकल है, जो अणु है, वो कुछ इस प्रकार नजर आएंगे, यानी बुलबुलों के रूप में, ठीक है। और ये बुलबुले बनने लगेंगे ये करते हुए, ठीक है। तो ये जो बुलबुले बन रहे हैं द्रव के भीतर, यही जो प्रक्रिया हो रही है बुलबुलों के बनने की, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात यह है कि एक जल का जल का बीपी होता है, जो जल का क्वथनांक होता है, वो होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जो बीपी होता है, जल का जो क्वथनांक होता है, इस 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय प्रेशर के। यानी यूं बोले पर जल का वाष्प दाब बराबर हो जाता है किसके, वायुमंडलीय दाब के। किसके हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के, ठीक है, ये चीजें। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ग्राफ के माध्यम से, चले बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम इसको समझना चाहें, दैट मीन्स रियलाइज करेंगे तो कैसे होगा, दैट मीन्स ग्राफ के माध्यम से अगर देखना चाहें, तो बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या बढ़ा रहे हैं, इस पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। और इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी कि जल का वाष्प दाब। अब जल का वाष्प दाब बढ़ेगा, वो डिपेंड होगा टेम्परेचर पर। यानी यूं करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है, आखिरी का टेम्परेचर, यहाँ पे बीपी होगा, ठीक है, कुछ ऐसा, राइट। और यहाँ पे वास्तव में होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, ज़्यादा ज़्यादा वेपर बनने लगता है, ठीक। और यहाँ पर बच्चों वास्तव में जो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे यूं बढ़ते जाता है, ठीक है, यानी उठते जाता है, ठीक है। यानी इसका अगर मिलाएंगे, समेशन करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो यह बता रहा है कि कैसे एक वास्तविकता क्या होती है, एक टेम्परेचर को बढ़ाने से कैसे वेपर प्रेशर में इंक्रीजमेंट होता है। या यूं बोले 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप नेट लेते हो तो वहां पे जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। चले, तो यह है एक यह बताता है, अब यह जो फॉर्मेट है ये बताता है कि कैसे आप टेम्परेचर देते हो तो कैसे उसका वेपर बनता है, ठीक है। और कैसे एक वास्तव में द्रव का हीट होता है, कैसे उसके द्रव के अणु अलग होते हैं, कैसे उसके द्रव के अणु अपने अणुओं से छूटने लगते हैं, यूं बोले वेपर बनने लगते हैं, यूं बोले बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह एक फॉर्मेट है जो ये बताता है कि कैसे एक द्रव के भीतर, ठीक है, वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, या यूं बोले द्रव के भीतर कैसे बुलबुले बनते हैं, ठीक है, और वह पोजीशन क्या होता है जिस पर बुलबुले बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों मुझे लगता है आपको पूरी बातें क्लियर है, एक बॉइलिंग को लेकर के, एक बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते बात करेंगे। एक और प्यारा सा पॉइंट है जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, दैट मींस सब्लिमेशन क्या होता है, यहाँ तक नोट करें। चले बच्चों, हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन, दैट मींस सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, जरा इस चीज को विचार करेंगे, ठीक है। तो आपने भी देखा है कि एक ठोस द्रव में, एक द्रव गैस में, यानी कि जब कन्वर्जन की बातें होती है, जब स्टेज अवस्था परिवर्तन की बातें आती है, तो वहां पे सबसे जबरदस्त ये है
कि ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, ये बहुत ज्यादा स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ठीक, अगर कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, तो वहां पर जो घटना घटती है, वहां पर जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन, दैट मीन सबलीमेशन। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे ऐसे ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये तो रहा भाषा, एक बार और इसको समझते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मेरा मतलब ये था कि अभी आपको मैंने बताया है कि एक ठोस होता है बच्चों, वो अगर सिंपली किस में बदलता है? द्रव में। ठीक है, तो सिंपली किस में बदलेगा? गैस में। कुछ ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। लेकिन जैसे ही एक ठोसवा सीधे किस में चला जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए, ये घटना जो घटती है, यह जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सिंपली। ठीक है, तो यहाँ जो ऊर्ध्वपातन है, इसमें जो पदार्थों का जो पदार्थ उड़ते हैं या जो पदार्थ गैस में कन्वर्ट होते हैं, यानी अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सम एग्जाम्पल की बात होगी। कुछ एग्जाम्पल जैसे कपूर आप लोगों ने सुना होगा अक्सर करके, जब कपूर जलाया जाता है तो वह सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl नौसादर बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हो जाएगा नैप्थलीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नैप्थलीन। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा हो जाएगा ठोस आयोडीन बोल सकते हैं, ठोस आयोडीन। ठीक है, I2 जिसे कह सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये जो सारे पदार्थ हैं, इन्हीं पदार्थों को बोला गया ऊर्ध्वपातज। ठीक है, अब बच्चों इसका मजा तब आएगा जब हम यहाँ पे एक प्रयोग लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो विधि है, ये काम कैसे करता है और ऊर्ध्वपातन के दौरान हम कैसे किसी ठोस पदार्थों को गर्म करके गैस में कन्वर्ट करते हैं और गैस से फिर से कैसे उसको हम खुरुच करके, यही बोले, उस ठोस को कैसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक विधि आएगी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन की विधि कहेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा अभी कैसे एक पदार्थ ऊर्ध्वपातन, कैसे किसी पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, कैसे कोई ठोस सीधे वाष्प में जाता है और उस वाष्प को कैसे हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक नोट करेंगे और हम विधि की बात करेंगे। चले बच्चों, अब समझेंगे विधि क्या होता है। दैट मीन्स सब्लिमेशन के लिए जो विधि होती है, यानी यहाँ पर कुछ प्रयोग ले रहे हैं, कुछ सिस्टम ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समझाएंगे कि एक पदार्थ का कैसे ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, कैसे प्रक्रिया होती है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे सिंपली इस फिगर को समझते हैं। पहले फिगर क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टैंड के द्वारा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जाली लगी होती है, ये जाली होती है जिसपे हीट किया जाता है किसी चीज़ को, और इस जाली के ऊपर चीनी मिट्टी पार्सिलेन की प्याली रखा हुआ है। ठीक है, और इस पार्सिलेन प्याली में अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है। ठीक, और इसमें एक उल्टी कीप रखी हुई है, आराम से, बड़े आराम से, और इस उल्टी कीप का जो एक सिरा है इसको ऐसे रखा हुआ है उल्टा करके। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका दूसरा सिरा है वो खुला है, तो उसको एक कार्टन के द्वारा एक रुई के माध्यम से क्या किया गया है, उसको काफी बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, सील कर दिया गया। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, दैट मीन्स जब यहाँ पे हीट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर जाता है और इस जाली से होते हुए, दैट मीन्स यह जाली जब गर्म होता है तो अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड भी गर्म होने लगता है। यूँ बोले चीनी का मिट्टी गर्म होने लगता है, और जब चीनी का मिट्टी गर्म होने लगता है तो वहाँ बच्चों यही अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड का भाप बनता है। क्या बनता है? भाप। दैट मीन्स वेपर बनता है, यानी ये कुछ ऐसा होकर जाने लगता है। और बच्चों जब यह कीप की बाहरी दीवारों से टकराता है, यानी जब ये पार्टिकल कीप की बाहरी दीवार से टकराते हैं, तो ये टकराने के बाद ये संघनित हो जाते हैं। यूं बोले ये ठंडा पड़ने लगते हैं, यूं बोले ये एक अलग से ठोस में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसको हम नौसादर कहते हैं। नौसादर जो प्राप्त होता है वह संघनन के दौरान प्राप्त होता है। किसके दौरान प्राप्त होता है? संघनन के दौरान प्राप्त होता है। ठीक है,
अब बच्चों लास्ट में करते क्या है, जब ये लगातार लगातार यानी पूरा पूरा अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड से ये अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड से भाप ऊपर होने उठने लगते हैं और यहाँ लगातार होने की वजह से यह जो भाप है, ये जो पार्टिकल गैस के जो पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सिंपली जब कीप की दीवारों से टकरा कर ठंडा होते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? सॉलिड में। यानी यह जो टकरा करके इसमें चिपके हुए हैं ये होते हैं ठोस अवस्था में। किसमें होते हैं? ठोस अवस्था में। ठीक है। अब लास्ट में करते क्या है, लास्ट में इसको ये टेम्परेचर हटा करके लास्ट में क्या करते हैं, इसको कीप को हटाएंगे। तो जैसे कीप को हटाएंगे वहाँ पे देखेंगे कीप की दीवारों में वो ठोस में चिपके रहते हैं, नौसादर ठोस में चिपके रहते हैं, दीवारों में चिपके रहते हैं ठोस के रूप में। और जब उसको खुरचते हैं तो वहाँ पर मुट्ठा भर का यूँ बोले नौसादर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक अमोनियम क्लोराइड से नौसादर की प्राप्ति होती है। दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों इस विधि को अगर हम भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक है। यस, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरी भाषाएं मैंने लिख दी है। ठीक है। जैसा जैसा समझाया गया वैसे वैसे इसकी भाषाएं हैं कि कैसे क्या किया गया है। ठीक है। सबसे पहले उर्ध्वपातज पदार्थ लिए हैं। ठीक है। पार्सलेन की प्याली में रखकर उसे उल्टी कीप द्वारा ढके हैं, जैसा कि आप देखे हो। ठीक। कीप की दूसरे सिरे को रुई द्वारा ढके हैं, जैसा कि आप देखे हो। अच्छा जी, प्याली को गर्म करने पर उर्ध्वपातज की वाष्प ऊपर उठने लगती है, जो कीप की ठंडी दीवारों से टकराकर वहीं संघनित हो जाती है। ठीक है। शुद्ध उर्ध्वपातज को कीप से क्या करते हैं, ऐसे बाहर निकाल करके जब खुरचेंगे तो वहां से जो झड़ेगा ना झाल, वह हो जाएगा क्या, आपका शुद्ध नौसादर बोल सकते हैं। ठीक है। और जो अशुद्धि है वो उसी में बैठे ही रह जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों मुझे लगता है कि आपको पूरी बातें क्लियर है, एक सब्लिमेशन के बारे में, एक उर्ध्वपातज को लेकर के हर एक बातें क्लियर। राइट। फिलहाल यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें।